हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सवाई प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए आगे के महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर के आया हूं और अनुच्छेद की जो सीरीज चल रही थी उसी को मैं अब आगे बढ़ाने जा रहा हूं। तो पिछले वीडियो तक मैंने जो है अनुच्छेद 27 तक की बात की थी कि जो अनुच्छेद 27 कह रहा था वो कह रहा था कि धार्मिक कार्यों के उत्थान के लिए या धर्म के उत्थान के लिए रखे गए धन पर राज्य किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाएगा। तो ये अनुच्छेद 27 के बाद में अब हम सीधे अनुच्छेद 28 पर आते हैं। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य निधि से पोषित शैक्षिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब राज्य निधि से पोषित शैक्षिक संस्थान का मतलब ऐसा शैक्षिक संस्थान जिसका जो खर्च है, खर्च का वहन करने का काम राज्य सरकार करती हो, ऐसे शैक्षिक संस्थान को राज्य निधि से पोषित कहा जाएगा। यही पोषित होने का मतलब है यहाँ पर। तो राज्य निधि से पोषित किसी भी संस्थान में, किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक उदाहरण के तौर पर मैं अगर बताऊं तो जैसे सपोज करिए कि कोई स्कूल है और स्कूल मुस्लिम स्कूल है, मान लीजिए वहाँ अधिकांश आबादी मुस्लिम बच्चों की पढ़ती है और मैनेजमेंट अधिकांश आबादी मुस्लिम बच्चों की पढ़ती है, मान लीजिए मुस्लिम स्कूल है। और वहाँ पर अगर कोई हिंदू बच्चा भी मान लीजिए पढ़ रहा है और अगर वहाँ पर उसको जैसे हिंदुओं में पूजा करने को हाथ जोड़ के पूजा पाठ करते हैं, मुस्लिमों में ऐसे हाथ सामने की तरफ ऐसे देखते हैं। तो ये जो अगर हाथ को जैसे मुस्लिम लोग अपना जब ईश्वर का नाम लेते हैं तो हाथ जैसे करते हैं, अगर हिंदू बच्चे को ऐसे सिखाया जा रहा है तो मतलब ये एक प्रकार की धार्मिक शिक्षा हो गई। तो इस तरीके की धार्मिक शिक्षा किसी भी ऐसे शिक्षण संस्थान में नहीं दी जाएगी जो राज्य निधि से पोषित हो। ये इस अनुच्छेद 28 का मतलब हो गया। अब अनुच्छेद 28 के बाद में तो हमारा जो आर्टिकल जो 25 से 28 थे, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कही गई थी और जिसके बारे में अब हम चर्चा कर चुके हैं। अब अनुच्छेद 29 और 30, जो आर्टिकल 29 है और जो आर्टिकल 30 है, ये भाषा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दोनों अनुच्छेद प्रदान करते हैं। किसको? भाषा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तो अल्पसंख्यकों को। इसीलिए जो अनुच्छेद 29 और 30 है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्पसंख्यकों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, यानी कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है केवल और केवल, तो अनुच्छेद 29 और 30 है। तो ये अनुच्छेद अब 29 क्या कहता है अल्पसंख्यकों के लिए। अच्छा, अल्पसंख्यक किसको कहेंगे? जैसे भारत है, हिंदुस्तान है, तो यहाँ जो बहुसंख्यक आबादी है वह हिंदू है। तो हिंदू समुदाय को छोड़ करके जितने भी समुदाय आए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, वो सारे अल्पसंख्यक में गिने जाएंगे। तो ये कहता है अनुच्छेद 29 कि किसी भी अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, अपनी जात, अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि, इनको बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। क्या अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपने भाषा, संस्कृति, लिपि, इनको
बनाए रख सकता है। यानी ये अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देता है। और अनुच्छेद 29 कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि इन सबको बनाए रख सकते हैं। अब अनुच्छेद जो 30 है वो क्या कहता है कि ये अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 कैसे? जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी अल्पसंख्यक है और वो हिंदू स्कूल में पढ़ने जाता है और हिंदुओं के बीच में अगर वो शिक्षा ग्रहण करने में संकोच महसूस करता है तो वो अल्पसंख्यक समुदाय अलग से अपनी शिक्षा के ग्रहण करने के लिए, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलग से शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और सरकार ऐसे शैक्षिक संस्थानों को सहायता भी उपलब्ध कराएगी। यानी राज्य ऐसे शैक्षिक संस्थानों को सहायता भी उपलब्ध कराएगी। तो ये अनुच्छेद जो 30 है वो ये अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देता है। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देता है, जबकि अनुच्छेद जो 29 था वो बढ़ावा देता है अल्पसंख्यकों के अन्य हितों को बढ़ावा देता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक हैं वो शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, तो अनुच्छेद 30। मैं पूछूं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति इनको बनाए रख सकते हैं अल्पसंख्यक, तो अनुच्छेद 29। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 29 और 30 दोनों समाप्त हो गए। ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार थे अल्पसंख्यकों के। अब उसके बाद में अब संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यानी अनुच्छेद 29 और 30 हो गए। तो अब अनुच्छेद आता है 31। अब अनुच्छेद जो 31 है वो अनुच्छेद 31 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 31 है इसमें क्या था? स्वामित्व का अधिकार था। क्या था? स्वामित्व का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। स्वामित्व का अधिकार आप मतलब क्या समझ रहे होंगे? जैसे है कोई भी किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन, उसको पहले क्या था कि मूल अधिकारों में शामिल था और उसको संपत्ति का अधिकार अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, स्वामित्व का अधिकार था। जैसे इससे ये था कि जैसे किसी के पास कोई जमीन है, अब मान लीजिए कि वहाँ से सड़क निकल करके जानी है या रोड निकल करके जानी है और वो कहे कि हम अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे क्योंकि हम तो अपनी संपत्ति के मालिक हैं, हम चाहे बेचें चाहे ना बेचें। तो इस तरीके से तो देश का विकास रुक जाएगा ना। सड़क लाइन फिर कैसे बनेगी, रेलवे लाइन फिर कैसे बनेगी? तो उसके लिए एक कानून बनाया गया, भूमि अधिग्रहण बिल भी पास किया गया कि हाँ अगर किसी की संपत्ति है तो सरकार उसको पूरा उसकी संपत्ति का मुआवजा देगी, उसकी जो संपत्ति उससे वो खरीदेगी उसके पूरे उसको पैसे देगी, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी जमीन देनी होगी जिससे राष्ट्र के निर्माण में वो भी कुछ हिस्सेदारी कर सके, सड़क लाइन वहाँ से पास हो सके और रेलवे लाइन पास हो सके। तो ये जो स्वामित्व का अधिकार था और ये जो तो कहने का मतलब ये कानूनी अधिकार में स्वामित्व का अधिकार शामिल कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार भी पहले था कि कोई व्यक्ति कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकता है, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था और जो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और उस 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके कहाँ कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित कर दिया गया और वो कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित हुए अनुच्छेद 300A में। तो संपत्ति का जो अधिकार था, स्वामित्व का अधिकार था जो अनुच्छेद 31। आपके देखो मूल अधिकार संपत्ति से संबंधित 19F भी था, संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19F को हटा दिया गया था और अनुच्छेद 31
ये दोनों अनुच्छेद संपत्ति और स्वामित्व से संबंधित थे, तो दोनों अनुच्छेदों को मौलिक अधिकारों से हटा करके इनको अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। और ये 300A जो अनुच्छेद आया कानूनी अधिकार के रूप में है संपत्ति का अधिकार, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ। अब आर्टिकल 31 के बाद में तो अब आर्टिकल 31 खत्म कर दिया गया है। तो आपसे पूछो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन से दो अनुच्छेद खत्म किए गए हैं, मूल अधिकारों से हटाए गए और कानूनी अधिकार में शामिल किए गए, तो अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31। क्लियर। तो अब जो अनुच्छेद 31 था वो संपत्ति और स्वामित्व के अधिकार की बात करता था, मौलिक अधिकार, तो उसको खत्म कर दिया गया है। अब उसके बाद में अनुच्छेद 32 आता है। अनुच्छेद 32 ये अनुच्छेद जो 32 है बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 32 है वो क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप समझ रहे होंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार का क्या मतलब है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति सीधे अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और डायरेक्ट उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। यानी उसको जिला स्तर की कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में सीधे उसकी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करेगा। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा। तो आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 को किसने भारत के संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो यह अनुच्छेद 32 आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और ये जिम्मेदारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, भारत के उच्चतम न्यायालय को। तो यानी जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करता है और वो जो व्यक्ति है वो सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। तो मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत का उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और 5 प्रकार की रिट जिसमें आपका जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया है, परमादेश हो गया, तो आप ये पांचों प्रकार की जो रिट है वो जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, उन 5 प्रकार के रिट के नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये मेरा आज का क्वेश्चन रहा जो मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक, अब क्या केवल मूल अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी केवल सुप्रीम कोर्ट को ही दी गई है? तो ऐसा नहीं है। जो भारत का उच्च न्यायालय है, भारत के जो उच्च न्यायालय है, यानी एक राज्य में तो एक हाई कोर्ट होता है और कई बार तो कुछ राज्य ऐसे हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक ही हाई कोर्ट है, एक ही उच्च न्यायालय है। तो जो भारत के उच्च न्यायालय हैं वो भी मूल अधिकारों की उनको भी रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। यानी जो उच्च न्यायालय हैं वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं और जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक, तो उच्च न्यायालय पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है और मूल अधिकारों की रक्षा करता है, तो अनुच्छेद 226। और जब अगर उच्च न्यायालय पूछा जाए
तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत उच्च न्यायालय पूछा जाए तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और अगर उच्चतम न्यायालय पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है और मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो मूल अधिकारों की रक्षा करने वाला ये अनुच्छेद है। अब यहाँ पर एक ऐसा मामला है जहाँ पर हाई कोर्ट के पास पावर सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। क्यों पता है ऐसा क्यों? कि जो उच्च न्यायालय है, जो अनुच्छेद 226 के तहत वो मूल अधिकारों की तो रक्षा करेगा ही करेगा, मूल अधिकारों की भी रक्षा करता है, और प्लस अगर किसी भी अन्य अधिकार का भी हनन हो रहा है तो अन्य अधिकार की भी उच्च न्यायालय अनुच्छेद आर्टिकल 226 के तहत रक्षा करता है। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों की रक्षा करता है, अन्य अधिकारों की रक्षा नहीं करता। अन्य अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। लेकिन केवल और केवल मूल अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट, जबकि मूल अधिकार हो चाहे अन्य अधिकार हो, दोनों प्रकार के अधिकारों की रक्षा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय कर सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इस मामले में हाई कोर्ट का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के भी यानी उच्चतम न्यायालय के भी पावर से ज्यादा है। उच्च न्यायालय की जो ताकत है वो उच्चतम न्यायालय के भी ताकत से यहाँ पर आपको ज्यादा है। तो कुछ इसीलिए कह देते हैं कि कुछ मामलों में जो उच्च न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावर रखती है। अब अनुच्छेद 32 के बाद में अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या है? तो अनुच्छेद जो 33 कहता है ये मूल अधिकारों, अनुच्छेद 33 कह रहा है कि चाहे वो आपकी अर्धसैनिक बल हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो या अर्धसैनिक बल हो या खुफिया एजेंसी हो, तो इन सब के अधिकारों को सरकार कम कर सकती है। यानी अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी, इन सब के अधिकारों को राज्य कम कर सकता है। राज्य का मतलब हमने पिछले वीडियो में यहाँ बताया। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे सेना का कोई कमांडर है और उसके मान लीजिए श्रीनगर में सशस्त्र सैनिक बल का कोई कमांडर है, उसकी श्रीनगर में तैनाती है, वो जवानों की ड्यूटी श्रीनगर में लगाए और कह दे भैया हम तो अब हम ड्यूटी के टाइम जा रहे हैं घूमने, क्योंकि हम कहीं पर भी हमें घूमने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और यानी आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो कहीं भी घूमने निकल जाए तो ऐसा नहीं, यहाँ उसके मूल अधिकारों को सीमित कर लिया गया है। या जैसे खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी ने कोई भी सीक्रेट जानकारी है उसके पास और वो सीक्रेट जानकारी को वो कह दे कि कोई भी गुप्त जानकारी को वो पूरा सार्वजनिक कर दे, अगर जो देश के हित के लिए है, अगर ऐसी कोई गुप्त जानकारी खुफिया एजेंसी के पास और वो अगर सार्वजनिक कर दे और कह दे कि ये तो हमारा अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, तो ऐसा वो उस जानकारी को खुफिया एजेंसी सार्वजनिक नहीं कर सकती है, क्योंकि वो देश हित से जुड़ा मामला है। यहाँ पर उसके मूल अधिकारों को सीमित कर लिया गया है। तो अनुच्छेद जो 33 है वो अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसी, इन सभी के मूल अधिकारों को सीमित करने का काम करता है, यानी राज्य इनके मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है, कम कर सकती है और करती भी है। अब अनुच्छेद 33 के बाद में आता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है
अनुच्छेद 34 कहता है कि और अनुच्छेद 35, तो 34 क्या कह रहा है कि सैनिक क्षेत्र में सैनिक कानून ही लागू होंगे, वहां पर मूल अधिकार प्रभावी नहीं होंगे या मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। जो सारे संविधान में मूल अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे और सैनिक क्षेत्र में सैनिक कानून यानी मार्शल लॉ ही लागू होगा। जैसे कभी कोई देश के अंदर अगर कोई विद्रोह होता है या कुछ होता है तो कुछ एरिया को सैनिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, या कहीं दंगा फसाद बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस एरिया को सैनिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। फिर वहाँ पर मूल अधिकार लागू नहीं रहते, वहाँ पर जो सेना के नियम और कानून हैं वही लागू रहते हैं। लेकिन मैं एक बात बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी भी प्रभावहीन नहीं रहता। ये अनुच्छेद 20 और 21 मूल अधिकारों में ये हमेशा लागू रहते हैं। अन्य मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे लेकिन 20-21 समाप्त नहीं होगा। तो अनुच्छेद 34 यही कहता है कि सैनिक क्षेत्र में सेना के ही नियम कानून लागू होंगे, मूल अधिकारों का प्रभाव नहीं रहेगा, मूल अधिकार लागू नहीं रहेंगे सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, यानी अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा। तो अनुच्छेद 34 हो गया। अब आ गई आपकी बात करते हैं अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि अब ये नहीं कि जो मूल अधिकार थे वो जितने हमें संविधान में मिले हैं वो उतने ही बने रहेंगे, ऐसी बात नहीं। जरूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन होता रहता है। तो अनुच्छेद 35 ये कहता है कि जो राज्य है वो मूल अधिकारों को यानी मौलिक अधिकारों को और भी अधिक व्यापक बना सकती है। और भी व्यापक का मतलब, अब जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, देखो अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तो सोशल मीडिया पर भी आपको सोशल मीडिया की भी क्या प्रदान की गई, स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो जब सोशल मीडिया की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई तो मूल अधिकार को थोड़ा और बढ़ाया गया कि नहीं, मूल अधिकार को और बढ़ा दिया गया। तो वही संविधान का अनुच्छेद 35 कह रहा है कि राज्य जो है मूल अधिकारों को और व्यापक बना सकती है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि सोशल मीडिया का जो अधिकार है वो अभी बाद में हमें मिला जब राज्य ने मूल अधिकार को और व्यापक बनाया। तो ऐसे वो जरूरत के हिसाब से मूल अधिकारों को और राज्य बढ़ा सकती है। तो अनुच्छेद 35 हो गए। तो यहाँ तक कि जो अनुच्छेद अब हम 12 से 35 जो मूल अधिकारों की बात, मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे कहीं, तो मौलिक अधिकारों की बात अनुच्छेद 12 से 35 इस सभी अनुच्छेदों पर हमने चर्चा कर ली है और सभी अनुच्छेदों के बारे में हमने बताया है। अब आगे, और जिन लोगों ने ना देखा हो तो पिछले वीडियो में हमारे देख सकते हैं। अब अनुच्छेद जो 36 है, अच्छा मैं पूछूं ये मूल अधिकार मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। अब आगे आते हैं अनुच्छेद 36 से 51। तो अनुच्छेद जो 36 से 51 है वो है क्या, नीति निर्देशक तत्व। कौन से निर्देशक तत्व हैं? नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक तत्व। और ये अनुच्छेद 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो आगे के अनुच्छेदों की चर्चा हम आगे वीडियो में नेक्स्ट दिन करेंगे, यानी अगले दिन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जितने भी अनुच्छेद आज बताए गए वो सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके के
मतलब इसी तरीके के वीडियो देखते रहने के लिए मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।